जी डियर यूजर सलाम अलैकुम। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके साथ हूँ। मैं हूँ मुख्तार अब्बासी। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं कराची में, और हमारा ये सियासत का आज कल जो मरकज मुहवर है वो कराची है। कराची में आज तीन चार बातों पर हम बातें करेंगे, और बड़ी वो अहम बातें हैं। वो कराची के मुस्तकबिल और सिंध के कराची के सिवा बाकी सारी सिंध के साथ उनका मुस्तकबिल है। आज हमारी बात मरकज़ जो है वो कराची है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कराची में आ रहे हैं, के दौरे पर आ रहे हैं। 3 दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे, उन्होंने जो बातें की वो आज भी हम आपसे शेयर करेंगे। आज पीपी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो हंगामी दौरे पर कराची में आए हैं, कराची में हैं, और ज़िले मलिर का जो है वो उनका दौरा है। सिंध के वज़ीर आला की बहुत बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, जो DHA के मुतल्लिक़ और बहुत सारे मामलों पर है। DHA में कंटोनमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान की तारीख और कराची की तारीख में पहली बार जो है वो मुजाहरा हुआ है, उस पर पर्चा भी कटा हुआ है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद जो है वो कराची में सीनियर सहाफ़ी और 30-35 साल से मुख्तलिफ अखबारात और मीडियाज़ में काम करते हुए जनाब सहाफ़ी सोबत बरड़ो है, वो सीनियर सहाफ़ी है। तो कराची के सिलसिले में हम उनसे भी बातें जो हैं वो शेयर करेंगे। तो आए पहले हम सुनते हैं सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कल की है। उसमें बड़ी उन्होंने अहम बातें की हैं। पहले आए वो सुने। शाह साहब बात की जाए अगर बारिशों की, तो 90 साल के बाद सबसे ज़्यादा बारिशें हुई, कराची मुतासर हुआ, और कराची से यकीनन इस वक्त सब हमदर्दी जता भी रहे हैं। सुपर सालार भी यहाँ पर थे, ये भी आपके नॉलेज में होगा, और उन्होंने कराची के ताजरों को भी कहा है कि जो वफाक और सूबे की कमेटी बनी है उसमें नुमाइंदगी दी जाएगी। ये वादा किया है, आज स्टेटमेंट आज रिपोर्ट हुआ है। एक तो ये चीज़ है आपकी नॉलेज में है, एक तो ये मामला। दूसरा ये कि क्या प्लान है कराची की बहाली का, आपके पास क्या प्लान है? यहाँ तक कि PTI के कुछ लीडरान ने जो डिफेंस और क्लिफ्टन डूबे उसका जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को करार दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। जब कराची डूबता है तो आपके खाते में आता है, जब सफाई होती है तो मुख्तलिफ इदारों को क्रेडिट दिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि ये किस तरह की सियासत हो रही है, कराची ख़ास तौर पे किस तरफ जा रहा है? और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वाकई आप मुशावरत के पाबंद हैं, क्योंकि लाहौर की नुमाइंदगी अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें नून लीग ने जीती है, वहाँ पर तो PTI ने शायद किसी से मुशावरत नहीं की। यहाँ पर आपके ऊपर इतना दबाव क्यों है, इसकी वजूहात क्या है? आपने नहीं, ठीक है ना। देखिए, आप सवाल भी अमित बहुत ही इत्मीनान के साथ आपने किया, आपने उसमें जवाब भी आपके सारे उसी सवाल में थे। मैं वही चीज़ें रिपीट करूं तो मेरे खिलाफ एक महाज खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप ही ने जवाब दिए सारे कि लाहौर में तो ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना कि एक, और उसमें मैं पिछली बार भी आप लोगों से थोड़े से मैंने गिला किया था, अगर इस तरीके से शो किया जाएगा कि पता नहीं क्या इधर हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। बारिश शदीद, आपने 90 साल में नहीं, 90 साल का तो रिकॉर्ड है हमारे पास। ये पता नहीं इससे पहले कभी इतनी पहले बारिश हुई है जब से दुनिया बनी है कि नहीं, मुझे नहीं पता। 90 साल का रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड के हिसाब से अगस्त के महीने में डबल बारिश हुई है पहले किसी एक महीने के मुकाबले में। तो ये फैक्ट्स हैं। बाकी तो आपने जो सवालात किए, जो आपने बात की, मुझे नहीं पता, ये तो हमारा अपना प्रपोजल एक है, वो आपने शायद मैंने खबर भी नहीं पढ़ी। हमारा अपना प्रपोजल है कि हम कराची की डेवलपमेंट के लिए, बल्कि नॉट ओनली कराची, ये मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल हिदायत दी है, हम बैठे थे, उन्होंने कहा ना सिर्फ कराची, सिंध के हर छोटे बड़े शहर में हम एडवाइजरी काउंसिल्स बनाएंगे। वहाँ के लोकल सिविल सोसाइटी के हैं लोग, इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो काम करते हैं, उनको उस एडवाइजरी काउंसिल में आप रखें, और ये पूरे सिंध में हम करने जा रहे हैं, ताकि उनकी इनपुट भी हमें मिलती रहे। हम कोई फॉर्मलाइज करके कोई उनकी मीटिंग्स करते रहें तो उनसे मशावरत होती रहे। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होती रही है
اور یہ تو ہماری اپنی سجیشن ایک ہے, باقی مجھے نہیں پتا کہ اور کیا کانٹیکسٹ اس میں تھا, نمائندگی کیا اور کیا اس میں آنسر تھا, لیکن ایک ایڈوائزری کونسلز میں بالکل بزنس کمیونٹی سے بھی لوگ ہوں گے, باقی سول سوسائٹی سے ہوں گے. میرا اپنا انٹرسٹ ہے کہ زیادہ آرکیٹیکٹس, ٹاؤن پلانرز, انجینئرز, ان کی میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں اویلیبل ہیں اچھے, ان کی میں مدد لوں تاکہ ہم کر سکیں. باقی صحافی برادری سے بھی ہم لیں گے انشاءاللہ. جی سامعین, تو ابھی ہم بات کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے ہنگامی دورے کی, جہاں وہ بلیر میں آئے ہیں. کراچی میں بارش کے بعد یہ پہلا جو ہے وہ پولیٹیکل ہے سرگرمی ہے, ایکٹیویٹیز ہیں جو بلاول بھٹو صاحب نے آج شروع کی ہے. پاکستان میں کراچی میں جو ہیں وہ پیپل پارٹی اسٹیک ہولڈر ہیں. ویسے تو ایم کیو ایم کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ہم اسٹیک ہولڈر ہیں, پی ٹی آئی بھی ابھی کہتے ہیں کہ وہ ہم بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, لیکن آج کے جلسے نے جو ہے وہ ثابت کیا ہے, بلکہ پیپل پارٹی نے ہمیشہ ثابت کروایا ہے کہ اسٹیک ہولڈر صرف ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کراچی کی نہیں ہے. پیپل پارٹی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, اور پیپل پارٹی کا جو ہے کراچی میں بہت سارا اثر رسوخ ہے. سدھیوں کا بہت سارا اثر رسوخ ہے. سدھیوں کی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ جلسے ہوئے ہیں, اور سدھی ایم پی اے بھی ہوئے ہیں, ایم این اے بھی ہوئے ہیں, سدھی جو ہیں وہ منسٹر بھی ہوئے ہیں کافی سارے. تو یہ بات ان کی رد کر دی ہے کراچی والوں نے کہ کراچی صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ایجیٹیشن ہونی چاہیے, سیاست ہونی چاہیے, جمہوریت ہے, جمہوریت میں باتیں ہونی چاہیے. باقی چور دروازے سے یہ جو ہے یہ سازشیں یہ بند. جی سامعین, تو بات ہو رہی تھی کہ آپ کھلی طرح سامنے آئیں, سیاست کریں, لیکن یہ جو پیچھے سے چور دروازے سے جو آپ یہ سازشیں کر رہے ہیں, یہ سازشیں بند کریں. سندھ ایک مکمل وحدت ہے. اگر وحدت پہ کوئی بھی کسی کو مارنے کے لیے نہیں آئے, ہم کسی کے ساتھ دھکا بدتمیزی کرنے کے لیے نہیں آئے. ہم اس کے لیڈرز ہیں, ہماری موومنٹ ہے. ہم سے اتنا ڈر ہے, ہم تو بس آپ سے جواب مانگ رہے ہیں. پی ایچ اے والوں, سی بی سی کینٹونمنٹ, آپ لوگ کہاں ہیں؟ آپ لوگ کو اتنا ڈر لگتا ہے, مجھ سے ڈر لگتا ہے. میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, اور آپ نے یہاں پہ ہتھیاروں سے ہیوی لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر سندھ کے وحدت پر کوئی بھی وار آیا, کوئی بھی بات ہوئی, اس سے سندھ سے کوئی بھی دشمنی آئی, وہ سندھ کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی. یہ عورت تھی جو ڈیفنس میں رہتی تھی, ڈی ایچ اے اور سی پی سی کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہی تھی. یہ ان کا پرامن حق ہے احتجاج کرنا, ان کے گھروں میں پانی ہے. تو پاکستان کی اور سندھ کی تاریخ میں, کراچی کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انہوں نے کنٹونمنٹ کے خلاف جو ہیں وہ احتجاج, پرامن احتجاج کیا ہے. اس کے بعد یہ سیو سندھ کمیٹی نے بہت بڑا اچھا ڈاکومنٹ دیا ہے اور اعلامیہ نکالا ہے, پریس کانفرنس کی ہے. اس میں بہت سارے ترقی پسند لوگ ہیں, قوم پرست لوگ ہیں, اور سندھ دوست, وطن دوست, محب وطن ہیں. اس میں کافی اردو بولنے والے دوست بھی موجود ہیں. تو ان کا یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ بہت اچھا اور شاندار ڈاکومنٹ ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے. اردو اور سندھی بولنے والے محبت کے بیانیہ کے ذریعے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. وفاقی و صوبائی حکومتوں کو بلدیاتی اداروں پر قابض گروہوں اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے نتیجے میں کراچی تباہی کا شکار ہوا ہے. غیر ممالک اور دوسرے صوبوں سے بے ہنگم اور لامحدود آبادی کی منتقلی کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے. وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے اختیارات غصب کر رہی ہے. صوبائی حکومت بلدیاتی اداروں کو اختیارات منتقل نہیں کر رہی. بین الاقوامی معیار کے مطابق نچلی سطح تک اختیار کی خود مختاری میونسپل کارپوریشن کے قیام ہی کراچی کے مسئلے کا دائمی حل ہے. سیو سندھ کمیٹی کے زیر اہتمام مشاورتی اجلاس میں سماجی ماہرین, اساتذہ, وکلاء, سیاسی مزدوروں, کارکنوں اور ادیبوں اور خواتین نے کراچی کے مسئلے کے حل کے لیے ان نکات پر اتفاق کا اظہار کیا. اس مشاورتی اجلاس سے عثمان بلوچ, عارف حسن, نور الدا شاہ, ڈاکٹر جعفر احمد, عبد الخالق جونیجو, ناصر منصور,
खालिक जोरान, डॉक्टर हबीब सुमरो, सोहेल सांगी, जाहिद फारूक, हैदर इमाम रिजवी, मेनाज रहमान, अमानुल्लाह शेख, करामत अली और तौसीफ अहमद खान ने खिताब किया। सेव सिंध कमेटी के सरबराह खालिक जूनेजो ने मौजू का तारफ कराते हुए कहा कि मसाइल की जिम्मेदारी वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि गैर मुमालिक और दीगर सूबों से आने वाले अफराद की लामहदूद तादाद को रोकने के लिए कानून साजी की ज़रूरत है, क्योंकि आबादी के बढ़ने से कराची के मसाइल गंभीर हो रहे हैं। इस मसले के हल के लिए जामे कानून साजी की ज़रूरत है। खालिक जूनेजो ने मजीद कहा कि फाटा वफाक के ज़ेर एहतमाम है, जहां बरसों से बदनज़ीमी की सूरत हाल है। कराची को सिंध से अलहदगी का मुतालबा करने वाले क्या फाटा को वफाक से अलहदगी करने का मुतालबा करेंगे? मजदूर रहनुमा नासिर मंसूर ने कहा कि 1940 ईस्वी की करारदाद पाकिस्तान की बुनियाद पर रियासत की तश्कील ज़रूरी है। उनका कहना था कि पूरे शहर पर KMC की बालादस्ती कायम होना ज़रूरी है। कराची के उमर के माहिर आरफ हसन ने अपनी मारूजात में कहा कि मुस्तकबल में बाहर से कराची में आबाद होने वाले अफराद की तादाद बढ़ेगी। उनका कहना था कि कराची 80 की दहाई तक फैला, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आरफ हुसैन ने मजीद कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के बलदियाती निज़ाम में एहतसाब का निज़ाम नहीं था, जिसकी बिना पर तारीखी लूटमार हुई। मारूफ अदीबा नूरुद्दीन शाह ने कहा कि सिंधियों ने 1947 में हिंदुस्तान से आने वालों के लिए खुशामदीद कहा था। सिंध में उर्दू बोलने वाले और सिंधी मोहब्बत के बयाने के जरिए मसाइल हल कर सकते हैं। मारूफ दानश्वर सैयद जाफर अहमद ने कहा कि 18वीं तरमीम में सूबाई खुदमुख्तियारी के साथ बल्दियाती इदारों की खुदमुख्तियारी की वजाहत होनी चाहिए थी। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में बाहर से आने वालों की रोकथाम के लिए पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में सनअती ढांचा कायम होना चाहिए। इस तरह सूबे में फाइनेंशियल कमीशन की तश्कील ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक कराची में बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। और मजदूर रहनुमा करामत अली ने अपने दर्जे में कहा कि सिंध हुकूमत लोकल गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करती। उन्होंने कहा कि नए रिफॉर्म्स और बेरोजगारी अलाउंस ज़रूरी है। एक और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम का क़याम अशद ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दीगर सूबों से आने वालों को रेगुलेट करने का तरीका वाज़ेह होना चाहिए। सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैदर इमाम रिजवी ने कहा कि 18वीं तरमीम के हामी हैं, मगर उनका कहना है कि एक बाख्तियार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पूरे कराची पर कंट्रोल होना चाहिए। सीनियर वकील अमानुल्लाह शेख ने कहा कि सबसे पहले कराची से अफगान मुहाजिरीन को निकाला जाए और बाहर से आने वाले को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी की जाए। मारूफ साहब सोहेल सांगी ने कहा कि अर्बन इशू को सियासी मसला बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि कराची के सिंध से अलहदगी का नारा इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। समाजी कारकुन जाहिद फारूक ने कहा कि सारा मसला बुरे तर्ज हुकूमत का है। बेनाज रहमान ने कहा कि अख्तियार बल्दियाती निज़ाम ही कराची के मसले का हल है। सीनियर मजदूर रहनुमा उस्मान बलोच ने अपने इख्तितामी कलमात में कहा कि मोहब्बत के बयानिया के जरिए ही राय अमा बेदार हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस ज़मन में उर्दू बोलने वाले अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये था सेव सिंध कमेटी में वो सेव के भी ताल्लुक रखते हैं। सोबत करोड़ साहब, कराची की जो सूरत हाल है बारिश के बाद जो ये सारे मामलात हुए, अभी सुना है कि कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी आ रहे हैं। 4 दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे। तो उसको आप किस नजर से देखते हैं कि क्या तवक्कात हैं कि प्राइम मिनिस्टर आएगा और कराची के बारे में कौन कौन से फैसले मुतवक्का हैं? हमारे वज़ीर आज़म कई मरतबा प्रोग्राम बने हैं कराची के, लेकिन कराची फिर हफ्ते को प्रोग्राम रखा है कि यहाँ कराची आएंगे और अपने पैकेज पसंद करेंगे। बात यह है कि कराची जो है सिर्फ कराची नहीं है, ये सिंध का दारुल खिलाफा है, ये सिंध का दिल है,
सिंध का मरकज है और पाकिस्तान का भी मरकज है बुनियादी तौर पर, लेकिन जो तबाही इस मरतबा बारिशों से और सैलाबों से खुसूसन सिंध में आई है, तो पूरा सिंध इस वक्त जो है वो तकरीबन तबाही के दाने पर है और उसके जो असरात हैं वो पूरे सूबे में शिद्दत से महसूस किए जा रहे हैं। और वजीर आजम के दौरे को भी इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, पस मंजर में देखा जा रहा है कि वजीर आजम इमरान खान कल सिंध के लिए क्या ला रहे हैं। सिर्फ कराची मरकज नहीं है, बात सारी जो है वो ये है कि इमरान खान के हाथ में क्या है, क्या ला रहे हैं, उसको अभी तक कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, उसको अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो क्या पैकेज ला रहे हैं, किसको क्या देंगे या वो उसकी रेंज क्या होगी। एक जो पहले बात हुई थी कि इमरान खान 162 अरब रुपए का ऐलान कर चुके हैं कि वो कराची के लिए पैकेज देंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त कराची से ज्यादा दूसरे के शहरों की सूरत हाल खराब है। लेकिन कराची चूंकि एक कारोबार का मरकज है, कराची सिंध का दिल है, एक बड़ा शहर है, तो कराची को खुसूसी तवज्जो की जरूरत है, लेकिन पूरे सिंध को एक खुसूसी तवज्जो की इस वक्त जरूरत है। तो उसके हवाले से इमरान खान क्या दे रहे हैं वो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अच्छा, ये हम 2-4 दिन पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे उसका भी एक जंग में बहुत अच्छा खासा वाज़ेह बयान जो है वो लिखा हुआ था, हमने भी पढ़ा कि ये जो कुदरती होते हैं, आफत होते हैं, उसका ये शहर मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये तो उनका जो स्टेटमेंट था, ये तो उन मीडिया पर जो है वो सब जैसे कि तनकीद थी कि आप खामखा ये पब्लिसिटी कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इसकी जिम्मेवार सिंध गवर्नमेंट है या इंतजामिया है। आप उसको कैसे निगाह से देखते हैं उस मंजर को? मेरे ख्याल में कराची को, खास तौर पर सिंध को, उसमें कराची उसका मरकज रहा है कि एक नफ्सियाती जंग लड़ी जा रही है। नफ्सियाती जंग ये है कि कराची में दिखाना है कि सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है, कराची में ये दिखाना है कि सिंध हुकूमत कराची से मुखलस नहीं है, कराची में ये दिखाना है कि कराची की जो वारसी है करने वाला कोई भी नहीं है। ये एक मिथ है, जबकि सबसे ज्यादा तवज्जो यहाँ कराची मरकज रहा है और कराची को ही सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती रही है। और मीडिया तो कयामत बर्पा कर देता है, कोई भी छोटा इशू भी होता है तो कयामत बर्पा कर देता है, लेकिन मजमूई तौर पर ऐसी कयामतों से तो सिंध का हर शहर गुजर रहा है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि शहर बड़ा है, इसमें पूरे पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, इसलिए इसकी अहमियत है। लेकिन ये मिथ एक तरह से टूट गई कि सिंध गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, बरसात के दौरान जो है वो शहर की हिफाजत नहीं कर सकी। ये मिथ आर्मी चीफ ने तोड़ दिया। आर्मी चीफ ने बता दिया कि ये जो इस वक्त हालिया बारिशें आई हैं वो इस सतह पर आई हैं कि उसको एक कौमी अलमियाई कह सकते हैं कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, कि ये सिंध हुकूमत की बस की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ एक और भी इशू है कि कराची शहर के जो ज्यादातर हिस्से हैं वो तकरीबन कैंटोनमेंट के एरियाज में आ जाते हैं। डिफेंस है, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है, शारा फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड है, मलिर कैंटोनमेंट बोर्ड है, कई इलाके जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के पास हैं, कई इलाके हमारे वफाक के पास हैं, कराची के रेलवे है, हमारा पूरा पोर्ट है, वो सारा है इसके हवाले है, हमारे वफाक के हवाले है। लेकिन मजमूई तौर पर जो बात होती है वो सिंध गवर्नमेंट की होती है। अभी आपने देखा कि क्लिफ्टन में और डिफेंस में जो मुजाहरे हुए हैं, लोग सड़कों पर निकल आए, तो ये सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं थे, ये सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ भी थे, तो दूसरे इदारे जो हमारे नाकाम हुए उनके खिलाफ भी थे। तो मजमूई तौर पर ये मसला पूरे सिंध का है कि सिंध में जो मजमूई हुकूमतें रही हैं वो हुकूमतें इस लायक नहीं है कि वो इन मुसीबतों का मुकाबला कर सकें। और ये तो मुसीबत अचानक ऐसी थी जिसका मुकाबला करने के लिए मेरे ख्याल में हुकूमतों को भी टाइम चाहिए होता है। लेकिन मैं एक और चीज करना चाह रहा हूँ कि NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है हमारी, उसका क्या रोल है, उसका क्या रोल है? जी 3 नाले
18 नाले हैं कराची में या इससे भी ज्यादा होंगे, लेकिन 3 नाले उनके हवाले किए गए, उनकी नहीं हो सकी। ये डिफेंस सारा डूब गया। तो ये हमारे एनडीए में जो बनाई इस अदारे आफतों के लिए, उसका सिंध में क्या रोल रहा है? मजमूई तौर पर आप देखेंगे एक बड़ा इदारा है जो मुल्की वफाकी अदारों की निगरानी में चल रहा है, लेकिन उसके हवाले से आपको एक लफ्ज भी नहीं मिलेगा मीडिया में कि वो नाकाम हुआ है, जबकि सिंध हुकूमत ने उससे मुकम्मल तावन करने की यकीन दहानी कराई और तावन भी कर रही थी। लेकिन एनडीए में पूरे अपने उसमें प्रोसेस में कोई बड़ा नुमाया किरदार अदा करने में नाकाम रही है। जी सोबत साहब, ये जब ये एनडीएमए की बात निकली है तो हम ट्विटर पे बैठे हैं, तो वहाँ एनडीएमए की हमने वेबसाइट देखी तो जाके, तो एनडीएमए में सवाए कराची के बाकी जो सारी सिंध दिखाई गई है उसमें सिर्फ ये दिखाया गया है, सिर्फ जो ही है दादू का उसमें दिखाया गया है कि 2, 3, 5 जो हैं वो कुछ इलाके हैं, बस वो उस पर असरात हुए हैं, बाकी सारी सिंध में कोई भी असरात नहीं हुए हैं। तो ये एनडीए में जो है ये तो सिर्फ कराची तक मौजूद है। तो जाहिर है ये जो इनके अंग अखर हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर को देंगे तो उनको तो ये कहें कि सही नुकसान तो जो हैं वो तो सिर्फ कराची में हुए हैं, सारी सिंध में नहीं हुए हैं। तो एनडीए में के वो तो मैं समझता हूँ कि उसके जो अंग अखर हैं वो हकीकी नहीं है। आप ये वेबसाइट भी पड़ी है, हमारे पास पड़ी है। मैं थोड़ा अर्ज करूं, एनडीए में एक इदारा है, वफाकी इदारा की निगरानी में काम कर रहा है, एक इदारा है, लेकिन यहाँ जो है असल मसला सिर्फ एक इदारे का नहीं है, यहाँ है मजमूई तौर पर हुक्मरानी के मिजाज का। पाकिस्तान में उसूली तौर पर अवाम के मफाद की हुकूमतें आई नहीं हैं, उनके लिए अवाम की जो प्रायोरिटी है या अवाम के मसाइल है या उनका मयार जिंदगी है उसको बेहतर बनाना उनका मयार ही नहीं रहा है, उनका मेरिट पर ही नहीं है। इसलिए इदारों की कारकर्दगी भी उसकी अक्कासी करती है। अब 3000 खेमे दिए हैं, सूरत आल सिंध के पूरा काछो से लेकर मीरपुर खास तक ये पूरा इलाके डूबे हुए हैं। अब उसमें आप 3000 खेमे या 5000 खेमे क्या करेंगे? क्या खेमों से लोगों का गुजार होगा? लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं। एक गुर्बत हद की है सिंध के, कराची तो छोड़े, आप सिंध के इलाकों में अदमी तौर पर जो गुर्बत की सूरत हाल है वो इंतहाई खराब है। उस सूरत हाल में ये एनडीएमए के 5000 या 3000 खेमे क्या करेंगे, क्या इजाला करेंगे, क्या उनके लिए मदावा करेंगे? तो मजमूई तौर पर एनडीएमए एक मुल्क की अदारे के तौर पर कमजोर तरीन अदारा है और उसमें सिंध में के हिसाब से उसकी कारकर्दगी जो है इंतहाई मायूस कुन है। और उसके नतीजे में क्या होता है कि लोगों में वफाकी हुकूमत से भी लाताल्की का रुझान बढ़ रहा है और सिंध हुकूमत से तो अजनबियत का मामला शुरू से रहा है कि सिंध हुकूमत जो है वो जो मिसाली कारकर्दगी लोग जो वो देते हैं, तो सिंध हुकूमत से जिस मिसाली कारकर्दगी की उम्मीद रखते हैं तो सिंध हुकूमत उस पर पूरी नहीं उतर सकी है। इसलिए लोग बेचारे सख्त शदीद तकलीफ में और परेशानी में है। और कराची के लिए क्या कोई बड़ा कारनामा कोई कराची के लिए अंजाम दिया गया है क्या? मैं समझ रहा हूँ कराची भी सफर कर रहा है जिस तरह से इनके दूसरे शहर कर रहे हैं। जी ठीक है सोबत साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने हमें कुछ टाइम दिया। थैंक यू, मेहरबानी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया।